नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही सेक्युलरिज्म का एक तरफा राग एक बार फिर से वो आलाप शुरू हो गया है। विपक्ष पूछ रहा है कि मोदी सरकार में एक भी मुस्लिम मिनिस्टर क्यों नहीं है। ये उनका वाजिब सवाल है। मेरा सवाल है कि सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय की बात करने से ही सच्चा सेक्युलरिज्म इस देश में साबित हो जाता है? क्योंकि मोदी सरकार में 5 अल्पसंख्यक यानी मिनॉरिटी और 27 ओबीसी, 10 दलित और 5 आदिवासी मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन विपक्ष की सुई एक वर्ग पर आखिरकार आकर क्यों अटक जाती है? आज सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मैं इसका एक विश्लेषण भी दिखाऊंगा। और जब बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील की जाती है तब यही विपक्ष उस पर लीपापोती करने में लग जाता है। ये ज्यादा वोट देने की अपील थी, ये किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं थी। ये कहा गया, ऑफिशियली कहा गया, इसी चुनाव में कहा गया। इस देश ने हाल ही में वो ट्रेंड भी देखा है जब कथित सेकुलर ब्रिगेड ऑल आइज ऑन राफा वाली मुहिम में कूद पड़ी बिना जाने राफा कहां है, और मेरे युवा मित्र भी इसमें से हैं। लेकिन जब माता वैष्णो देवी के भक्तों पर आतंकियों ने गोलियां चलाई तब ये लोग लापता हो गए। मेरा सवाल है कि क्या सेकुलरिज्म का प्रवाह एक तरफा हो सकता है? और सवाल यह भी है कि सेकुलरिज्म के नाम पर असल में भेदभाव कर कौन रहा है? सीएनबीसी आवाज पर आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर। मोदी, मंत्री और मुसलमान, विपक्ष को दिखे रिक्त स्थान। नहीं बनाया लोगों को तो घृणा है ना उन लोगों को जी, इसलिए सब लोग ये बात को जानते हैं। एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं और दूसरी तरफ इस देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कि उसको मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश हो रही है, उसको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। जिस सरकार का प्रधानमंत्री चुनाव के बीच ये कहता हो कि जब तक मैं जिंदा हूं मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं हो सकता, उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी मुसलमान मंत्री को रखेंगे? मोदी कैबिनेट का ऐलान होने के बाद विपक्ष दनादन ये सवाल दाग रहा है कि आखिर मोदी सरकार में कोई भी मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है। लेकिन आज कुछ आंकड़े दिखाने बेहद जरूरी हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में कुल 24 मुस्लिम सांसद हैं। इस बार चुनाव में 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि पिछले चुनाव में 115 मुस्लिम उम्मीदवार थे। उम्मीदवारों की संख्या क्यों कम थी, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन आज एक और दिलचस्प आंकड़ा देखना जरूरी है। महाराष्ट्र की धुले लोकसभा सीट पर कांग्रेस की शोभा बच्छव मात्र 3831 वोट से जीत गईं। इस लोकसभा सीट में 6 विधानसभा हैं। धुले ग्रामीण, सिंदखेड़ा, मालेगांव आउटर, बगलान, धुले शहर और मालेगांव सेंट्रल, इनमें से हर क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार की जबरदस्त लीड थी। लेकिन मुस्लिम बहुल कहे जाने वाले मालेगांव सेंट्रल में कांग्रेस को एक तरफा करीब 2 लाख वोट मिले और बीजेपी को मात्र 4500। नतीजा ये हुआ कि करीब 3800 वोट से कांग्रेस की जीत हो गई। हम वोट जिहाद के सामने हार गए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुसलमानों के नाम पर दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। द ग्रेट इंडियन सेकुलरिज्म, वोटिंग पैटर्न की इनसाइड स्टोरी बताने वाला विश्लेषण। धुले लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं। धुले ग्रामीण, सिंदखेड़ा, मालेगांव आउटर, बगलान, धुले शहर और मालेगांव सेंट्रल, जो कि मुस्लिम बहुल है। सारे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई आई, लेकिन मालेगांव सेंट्रल में बीजेपी को वोट मिला 4542 और दूसरी तरफ वोट कितना पड़ा? तकरीबन 2 लाख। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस 3831 वोटों से धुले लोकसभा सीट को जीत जाती है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। बीजेपी का क्या दावा है? यूपी के रामपुर में एक गांव है जहां पर 100% मुस्लिम आबादी है। पीएम आवास योजना के तहत जो घर मिले हैं वो 532 घर वहां मिले हैं, लेकिन बीजेपी को वोट कितने मिले हैं? ये 0 अंडा। अब मैं बढ़ता हूं, यानी अगर सबका साथ और सबका विकास है, मकान भी मिल रहा है लेकिन वोट नहीं मिल रहा है। पाटलिपुत्र सीट नसेहा मुस्लिम बहुल इलाका है। आरजेडी को वोट मिले 579, बीजेपी को वोट मिले 9। मैं बढ़ता हूं आगे। अब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है किरीट सोमैया, उनका एक दावा है
एक को फैक्ट चेक कर लेते हैं। मुंबई की ये सीट है और वहां पर मानखुर्द बूथ नंबर 160, जहां पर बीजेपी को 0 वोट मिले और 422 वोट मिले उद्धव गुट को। जाकिर नगर एक इलाका है जहां उद्धव गुट को 5417 वोट मिले, 66 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। और ये उज्जवल निकम की सीट की मैं बात कर रहा हूं। उज्जवल निकम फाइनली ये चुनाव हार जाते हैं और किरीट सोमैया कह रहे हैं कि हां, बीजेपी वोट जिहाद के आगे हार गई। पूर्वी दिल्ली सीट का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने निकाला है। मुस्लिम बहुल इलाके हैं जिसमें सीलमपुर आता है, बाबरपुर आता है, मुस्तफाबाद आता है। वहां पर वोटों का कंपैरिजन देख लेते हैं, कांग्रेस के खाते में कितने जा रहे हैं और बीजेपी के खाते में कितने जा रहे हैं। ये नंबर आपके सामने है, ये नंबर आपके सामने है। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है, क्या वोट जिहाद की अपील ने वाकई असर दिखाया और एक मुश्त वोट पड़ा है, जो कि कुछ आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, मेरे साथ रोहित अग्रवाल हैं आरएलडी के, मेरे साथ फराज किदवई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वरिष्ठ नेता भी हैं, मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता हैं एआईएमएम के। आपका भी अभिनंदन है। अजय आलोक, आज की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, किरीट सोमैया कह रहे हैं कि हां, वोट जिहाद के आगे हम हार गए। धुले लोकसभा क्षेत्र है जहां पर 6 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाओं में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हो रही है। लेकिन जैसे ही मालेगांव सेंट्रल में आते हैं, वहां कांग्रेस को एक मुश्त 2 लाख वोट मिलते हैं और बीजेपी को 4,500 वोट मिलते हैं। बीजेपी कम मार्जिन से ही सही 3800 वोटों से वो चुनाव हार जाती है। तो वोट जिहाद की अपील तो काम करी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कुछ इलाकों में नहीं, निश्चित तौर पे अमीश, इसमें कोई शक नहीं है कि वोट जिहाद जैसे यूपी में काम कर रहा था, वैसे महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह काम कर रहा था। और ये चुनाव के पहले ही ये हमारा अंदेशा भी था, मैंने कहा भी था 1-2 जगह कि मुस्लिम एन ब्लॉक वोट करेगा बीजेपी को हराने के लिए। और पहले तो ये भी होता था कि जो कैंडिडेट सबसे मजबूत है मुस्लिम, उसको वोट करेगा। इस बार एन ब्लॉक वोट कांग्रेस के लिए था और जहाँ जहाँ इनके सहयोगी लड़ रहे थे उनके लिए था, क्योंकि मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 1 पार्ट 2 राहुल गांधी निकाले थे, तो कुछ उसका फ़ायदा तो होना चाहिए ना। फ़ायदा मिला। हम तो ये मान के चलते हैं कि हम जब अपनी चुनाव की शुरुआत करते हैं तो हम -20% नहीं, फिर यही तो आरोप है कांग्रेस पार्टी का। यही राशिद अल्वी का हो या तारिक अनवर का हो या तेजस्वी यादव का हो, उनका तो आरोप है कि आपने मुसलमान को तो एक मंत्री भी तक नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान में मंत्री हैं, हमारे राज्यसभा के सदस्य मुसलमान हैं, और वो भी इधर उधर नहीं, गुजर है, बिल्कुल कश्मीर के गुजर हैं, बकरवाला जिनको इन्होंने छोड़ दिया। ये तो मुसलमान को एक्सप्लॉइट करते हैं। अभी आप खुद ही बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा घर मिले हैं रामपुर में, लेकिन रामपुर में लोगों ने वोट नहीं देगा। प्रधानमंत्री, एक बात याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी मुसलमान नहीं है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं तो उनके लिए हिंदू और मुसलमान का चश्मा नहीं होता है, उनके लिए चश्मा सिर्फ एक है और वो है भारतवासी। उनके लिए भारतवासी एक हो जाता है। अब हमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपनी सियासत कैसे करनी है, ये ज्ञान लेने की हमें कांग्रेस से जरूरत नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी से और ना ही एआईएमएम से, जिसके नाम में ही मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों ने ही महाराष्ट्र में रिजेक्ट कर दिया साहब को। हद हाल है। तो ये आप देखिए, एक पैटर्न जो इन्होंने बनाया है, इस पैटर्न का खामियाजा यही भुगतेंगे। आज पेरिस में दंगे हो रहे हैं, लगातार दंगे हो रहे हैं, लगातार फुटेज आ रही है। क्यों हो रहे हैं दंगे? कभी सोचा है आपने? डेमोग्राफी पेरिस की बदल गई। जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां दंगे शुरू, फसाद शुरू, ये शुरू। और लोग जब झेलते हैं तब समझ में आता है। बंगाल में क्या हो रहा है, लेकिन तब भी देखिए, मुसलमान महिला कॉम्बिनेशन मिला, दीदी 29 सीट जीत गई, हम 12 पे आ गए। तो ये चलते रहता है, राजनीतिक चश्मा बदलने का तरीका है। हमें अपने वोट को, अपने विश्वास के वोट को, अपने काम के वोट को और कंसोलिडेट करना, हम उसी पे काम करते रहेंगे। लेकिन और हमें किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। देखिए, इसमें मेरा काउंटर पॉइंट है। मेरा काउंटर पॉइंट है कि आपको लगता है कि काम पर वोट कंसोलिडेट हो रहा है? क्योंकि जो रामपुर का एग्जांपल है, वहां पर एक गांव में जब पीएम आवास योजना के तहत 532 घर मिले, लेकिन आपको एक वोट नहीं मिला। अगर काम पे वोट मिलता तो उस 532 में 32 वोट तो आपको मिल जाते, 2 वोट तो मिल जाते, एक भी नहीं मिला। मेरी बात समझिए, 2 चीज़ें हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात समझिए, 2 चीज़ें हैं। काम पे वोट वहाँ मिलता है जहाँ पे पढ़े लिखों की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हिंदुस्तान की लिटरेसी रेट बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली गई है। हम काम क्या कह रहे हैं? हम काम कह रहे हैं कि मुसलमानों में और शिक्षा पैदा करेंगे। हम मदरसों को आधुनिक बना रहे हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह।
शिक्षा का जब सोच बढ़ेगी तो सांप्रदायिकता की सोच घटेगी। ठीक है। और जो मन में बैठा दिया गया ना कि बीजेपी सबसे बड़ी दुश्मन है, इस डर को समय के साथ ही निकलना होगा, हम जबरदस्ती नहीं निकाल सकते हैं। जी, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ फराज किदवई हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फराज किदवई साहब, सवाल बहुत बहुत बड़ा है और सवाल यह है, क्या जो वोट जिहाद की अपील थी उसका उसने काम करा, या उसके साथ साथ वोट जिहाद प्लस पीडीए का गेम जो था, गेम प्लान जो था, दोनों के कॉम्बिनेशन ने बीजेपी के खेल को बिगाड़ दिया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में? अमित जी, देखिए ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है, अब इसमें अजय आलोक जी चाहे जो कुछ बोल लें, लेकिन इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जो मुंह की खाई है वो इस बात की खाई है कि जब एक तानाशाही वाला फैसला नोटबंदी का लिया गया था, जिसने कि कैश इन सर्कुलेशन जो पहले था उससे अभी डबल कर दिया गया है, ये उसकी वजह से इनकी हार हुई है। भारत की जो महिलाएं हैं, भारत की महिलाओं में जो खून की कमी हो रही है, आज भारत की महिलाएं जो महंगाई से जूझ रही हैं, आज दुनिया के, मैं FAO का आंकड़ा बता रहा हूं कि आज दुनिया में अमीर जी खाने पीने के जो सामान है उसका इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है, मगर भारत में खाने पीने के जो सामान है उसका इन्फ्लेशन लगातार पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है। तो भारत की महिलाओं ने इनको वोट नहीं दिया। भारत के किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुए, भारत के किसानों को इन्होंने उग्रवादी कहा, 700 किसान शहीद हुए। इनके जो सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने लखीमपुर में किसानों को जीप चढ़ा करके जो शहीद किया, तो भारत के किसानों ने इनसे बदला लिया। लेकिन जनाब सवाल, जनाब आपने अपनी बात को 1.5 मिनट, पौने 2 मिनट लिखा, अब काउंटर पॉइंट सुनिए। आपने बोला कि बीजेपी को उन्होंने वोट नहीं करा जहां पर महिलाओं में खून की कमी हो रही है, यही कहा, और उसके अंदर तो विदाउट रिलीजन होगा, हिंदुओं में भी हो रहा होगा, ईसाइयों में भी हो रहा होगा, मुसलमानों में भी हो रहा होगा, जैनों में भी हो रहा होगा, बौद्धों में भी हो रहा होगा, सिखों में भी हो रहा होगा। मैं कहता हूं, अब आप मुझे बताइए, धुले ग्रामीण में सिंदखेड़ा की महिलाएं, धुले लोकसभा सीट में सिंदखेड़ा, धुले ग्रामीण और मालेगांव आउटर, बलगान और धुले शहर की महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। वहां तो वो बीजेपी को जिता रही हैं, लेकिन जैसे ही मुस्लिम इलाका आता है बीजेपी को वोट मिलता है 4542 और विपक्ष को वोट मिलता है, कांग्रेस जहां पर पार्टी है 2 लाख, और फाइनली बीजेपी चुनाव हार जाती है। तो ये मतलब एक ही एरिया के अंदर खून की कमी हो रही है, एक ही एरिया के अंदर महंगाई ज्यादा हो रही है, एक ही एरिया के अंदर बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत घुमाइएगा प्रोफेसर साहब। बिल्कुल इधर उधर अमीश जी नहीं घुमाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर एक विधानसभा में वोट नहीं मिला या एक बूथ पर नहीं मिला, तो मैं लॉन्ड्री लिस्ट निकाल दूंगा कि समाजवादी पार्टी को कम से कम 50 या 60 बूथ ऐसे होंगे जहां पर इसी रेशियो में वोट कम मिला है। देखिए, लोकतंत्र में अमीश जी क्या होता है कि कहीं कोई बूथ आप जीतते हैं, कोई हारते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जो नैरेटिव सेट करती है ना, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जो माहौल बनाया है, वो सागर खयामी का एक शेर सुन लीजिए, उससे आपको सब समझ में आएगा कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने जलाई हो, या नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। राम और रहीम, नानक, ईसा तो नरम है, चमचों को तो देखिए अग्नि से ज्यादा गर्म है। अरे अमीर जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करते करते आज इनको समझ में आ गया है, जब वोट की चोट इनके ऊपर पड़ी है, जब भारत के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने, सबने इनको रिजेक्ट कर दिया है। ओके, ये वैलिड पॉइंट है। मैं अजय आलोक का जवाब लेता हूं, फिर वारिस पठान के बाद जाता हूं। ओके, डॉक्टर अजय आलोक। मुगालते में है क्या? ये लगता है मुगालते में है। काट की हांडी एक बार क्या चढ़ गई, आवाज तो ऐसे निकलना जैसे फन्ने खा बन गए। अरे इतने के बावजूद भी सबसे बड़ी पार्टी हम ही है, 240 एमपीज हैं हमारे, और हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन 293 लेके पूर्ण बहुमत में बैठा हुआ है। किस मुगालते में है? 45.6% इस देश के टोटल मतदाताओं ने हमें अपना वोट दिया है। आप हैं कहां हमारे सामने? देश का विश्वास अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए में है, इसकी कोई शक नहीं है। हाँ, आपने जो नफरत की आंधी फैलाई थी कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसके कारण थोड़ा बहुत आपको फायदा मिल गया है, लेकिन वो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है, टीपू ही रहेगा। ठीक है ना? जहां तक रहा, आपने मुसलमानों में जितना डर और नफरत आपने बैठा दिया है, वो इस देश के लिए ठीक नहीं है। तड़ी पार ही रहेगा।
जितना जितना नफरत आप लोग फैलाते हैं, अभी आपकी बातों में नफरत दिख रही है। मुझे जो है ना, मैं तो इतना आराम से बात कर रहा हूं, अभी तो आपकी बातों में नफरत दिख रही है। बारे में कुछ बताइए, आपकी तो बातों में नफरत दिख रही है भाई साहब। नीतीश कुमार जी के बारे आप खून में हिंदू मुसलमान देखने लगते हैं। झूठों का सरदार खून में हिंदू मुसलमान आप देखते हैं, आपके तो बातों में नफरत है। बोला ना 2 करोड़ नौकरी कहां गई? भैया आपकी बातों में नफरत है। चिल्लाइए, भारत की जनता समाजवादी पार्टी मैनपुरी में नहीं कोशिश करेंगे, क्या बात करते हैं? और आपका वोट शेयर गिरा है भाई साहब। पिछली बार जिन 303 सीटों पर आप चुनाव लड़े, हमारा वोट शेयर 1% गिरा है, हमारी सीटें 20% कम हुई है, समझे ना? 92 सीटें आप हारे हैं। ओके, मुझे बताना पड़ेगा वोट शेयर की अगर हम बात करें, वोट शेयर की अगर हम बात करें, तो क्या आपको लगता है कि सेक्युलरिज्म का अजय आलोक, साइलेंस ऑन द फ्लोर, ऑल ऑडियोज डाउन, वारिस पठान ऑन स्क्रीन। वारिस पठान, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज कि क्या आपको लगता है वारिस भाई कि जिस तरह से वोटिंग पैटर्न देखने को मिला, जिस तरह के नतीजे हमारे समकक्ष आए और सामने दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद ये जो सेक्युलरिज्म का चश्मा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, सपा कह रही है कि इस बार एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी अमीश भाई, क्या अमीश भाई, मुसलमान तो सबके साथ खड़ा है, मगर कोई मुसलमान के साथ नहीं खड़ा है। हकीकत है, सबको मुसलमान के वोट चाहिए, 90% वोट चाहिए, मगर मुसलमानों को टिकट नहीं देना। टिकट नहीं देंगे, लड़ेगा नहीं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा तो आगे कैसा आएगा? आज बड़े अफसोस की बात है कि हमारा भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जिसमें 140 करोड़ के करीब आबादी है, उसमें 20 करोड़ के करीब देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों की है। अब इतनी बड़ी माइनॉरिटी वाला देश में पहली मर्तबा आज़ादी से लेकर अब तक देखने को मिला अमीश भाई कि कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। तो क्या ये अफसोस की बात नहीं है? अरे हम वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवाई थी, और आज ये मुसलमान इस लेवल पे पहुंच गया है कि एक कैबिनेट में नहीं, जिसके जवाबदार दोनों भी है, चाहे महाविकास अघाड़ी हो, इंडिया अलायंस हो, या इस तरफ एनडीए का अलायंस हो, अमीश भाई, दोनों को भी वोट चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पंडित तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार ओवैसी साहब की पार्टी को भी नुकसान हुआ, क्योंकि मुसलमान वोट एक मुश्त इंडिया अलायंस की तरफ गया, यानी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तरफ गया, यूपी के अंदर वो सपा और कांग्रेस के अलायंस की तरफ गया। ये बात है सही। महाराष्ट्र में हम तो अमीश भाई 4 सीट के ऊपर लड़े थे, सिर्फ बाकी सारी सीटों पे तो ये खड़े थे। 48 सीटें थी महाराष्ट्र के अंदर। महाविकास अघाड़ी ने तो एक गठबंधन बनाया था जो बीजेपी के अगेंस्ट था। बात तो सही है कि बीजेपी तो सरासर मुसलमानों की दुश्मन थी, है और रहेगी, हमको यकीन है इस बात का। इनको मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। मगर जिन हमदर्दी का जो पार्ट पढ़ाते हैं ना अमीश भाई, दिल आहट कब होता है, तकलीफ कब होती है पता है अमीश भाई? जब जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, मुसलमानों के वोट लेते हैं, और जिनको मुसलमान वोट भर भर के देता भी है, डराता भी है जिनको कि अगर आपने एमआईएम को वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी, उनका वोट भी ले लेता है। मगर आप देखिए अमीश भाई, पिछले 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 2 इमामों का कत्ल कर दिया गया, गोलियों से मार दिया गया। मुझे बताइए ना, यहाँ पे समाजवादी के भी प्रवक्ता बैठे, क्या अखिलेश ने एक भी ट्वीट किया? क्या जवाब ले लेते हैं? ठीक है क्या भाई, आपने मेरा तो सवाल है। जी जवाब ले लेते हैं। मुसलमानों ने आपको वोट दिया, ये आप नकार नहीं सकते, भर भर के वोट दिया है आपको, भरोसे के साथ वोट दिया है आपको। आपने क्या किया उनके लिए? आप डराकर वोट लेते हैं। ऑपोजिशन बनाएंगे, महिलाएं आ गई, जवाब दो मेरा। अब बुर्का नशीन महिलाएं आ गई, कह रही है हमें 8,500 रुपए महीना दीजिए। कहां से देंगे? वो तो दफ्तर पहुंच गई कांग्रेस के। वादा किया था ना आप लोगों ने, ये तस्वीरें चल रही हैं करके। बिल्कुल अमीश जी देखिए, हम लोग डरा करके बिल्कुल भी वोट नहीं लेते हैं। और रही बात कि हमारे एमआईएम के जो प्रवक्ता हैं, हमारे भाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि एमआईएम जो है, क्योंकि मुसलमानों ने पूरा वोट हमको दिया, तो हम मुसलमानों ने अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दिया तो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही देती है। अमीश जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 111 मुस्लिम विधायक हैं, जिसमें से 111 टोटल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जिसमें करीब करीब 34 हमारे हैं।
तो जरा से रेशियो निकालिएगा, ये 30% के ऊपर जाता है। अरे एमआईएम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप साहब उत्तर प्रदेश छोड़िए, आप तेलंगाना में जाकर के चुनाव लड़िए, उत्तर प्रदेश हम संभाल लेंगे। उत्तर प्रदेश में हमने अमीश भाई, हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो हिंदू पोलराइजेशन हो और चाहे मुस्लिम पोलराइजेशन हो, पर ये क्यों आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में? एक सेकंड फराज भाई, यू हैव मेड अ वेरी बिग स्टेटमेंट। आप कह रहे हैं कि एक सेकंड, वारिस पठान इक्वालिटी की बात करता है संविधान, और आप यहाँ बैठ के बोलते चुनाव। लेकिन ये बहुत बड़ी बात कही आपने वारिस पठान को। आपने बोला कि आप उत्तर प्रदेश को छोड़िए। उत्तर प्रदेश क्यों छोड़ेंगे? लोकतंत्र है इस देश के अंदर। छोड़ेंगे नहीं, वारिस पठान होल्ड ऑन, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। वारिस पठान होल्ड ऑन। खाली उत्तर प्रदेश में क्यों, बिहार में लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश क्यों छोड़े? मणिपुर में भी लड़िए, संविधान ने तुमको दिया। अरे वारिस भाई, आप मणिपुर में भी लड़िए, अरे आप हिमाचल में भी लड़िए, महाराष्ट्र के एक करके ऐसे डिबेट में मेरा जवाब दो अमीश भाई, उसके बाद इनको डिबेट में आके सवाल करिए। MVA की गाड़ी थी महाराष्ट्र में 48 सीटों पे, कितने मुसलमान को टिकट दिया? जवाब दे दो, चलो बताओ। ओके ठीक है, आपने जवाब नहीं तो मैं बोला। फराज भाई 40 सेकंड शार्प रिबटल, देन वारिस पठान और रोहित अग्रवाल भी हाथ खड़ा कर रहे हैं अपना। अमीश जी, वारिस भाई को खाली मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमने 4 मुसलमान भाइयों को टिकट दिया एंड हिट रेट वाज 100%। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जितनी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पॉपुलेशन है, उससे 10% ज्यादा हमारे विधायक हैं। और रही बात चुनाव लड़ने की, अरे आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं अमीश जी, आप एमआईएम पार्टी से हैं, आप उत्तर प्रदेश में नहीं, आप मणिपुर में भी जाकर के चुनाव लड़िए, किसी ने नहीं रोका है। आप शिलांग में भी चुनाव जाकर के लिए, किसी ने नहीं रोका है। और तेलंगाना को आप बिल्कुल छोड़ते रहिए। अरे आप साहब बताइए कि तेलंगाना जहां से आप आते हैं, वहां आपका कितना वोट शेयर है, कितना वोट शेयर बढ़ा, आपने कितने एमपी जिता दिए? तो अगर आप सेक्युलरिज्म की लड़ाई की बात करते हैं, फराज भाई, आपको क्यों लगता है कि इनको उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ना चाहिए? वोट काटते हैं ये, उसका लाभ बीजेपी को मिल जाता है। डू यू थिंक दैट? नहीं, देखिए जब आज की तारीख में अमीश जी, उत्तर प्रदेश में खासकर, बल्कि देश में 2 तरह की विचारधाराएं, 2 तरह का वोटर है। एक वो जो भारतीय जनता पार्टी से परेशान होकर, उनकी नीतियों से परेशान होकर, आज देश में क्या हो रहा है कि 42% युवा आज की तारीख में जो नहीं, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मेरे सवाल का, मेरे प्रश्न का ये उत्तर नहीं है। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप क्यों चाहते हैं ये वोट काटते हैं जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डू यू थिंक दैट? अमीश जी, लास्ट असेंबली इलेक्शंस की कम से कम मैं 35 सीटें ऐसी दिखा दूंगा जहां पर एमआईएम की वजह से हमको नुकसान हुआ और हमारी सीटें कम हो गई। तो हाथ जोड़ करके मैं विनती कर रहा हूं कि सेक्युलरिज्म की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मुझसे एक सेकंड, अब आपने फराज साहब, अब आपने अपनी बात को कह लिया काफी देर। मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछा कि आपने अमीश देवगन अपने शो का नाम द ग्रेट इंडियन सेक्युलरिज्म क्यों रखा? मैंने अपने कार्यक्रम का नाम द ग्रेट इंडियन सेक्युलरिज्म इसलिए रखा कि ये सेक्युलरिज्म है और कितना खूबसूरत सेक्युलरिज्म है, जहां पर समाजवादी पार्टी अपील कर रही है एमआईएम से कि आप कृपया करके उत्तर प्रदेश में चुनाव मत लड़िए। और इन्होंने बोला हमने ऐसे 34 सीटें गिनी जिसके अंदर हमें नुकसान हो गया विधानसभा के अंदर। वो 34 सीटें कौन सी थी? वो 34 सीटें वो थी जहां पर अक़लियतों का वोट ज्यादा था। वो 34 सीटें वो थी जहां पर अक़लियतों के वोट एमआईएम को पड़ गए। कुल मिलाकर मुसलमान वोट अनडिवाइडेड रहे। ये कह रहे हैं कि एमआईएम भी चुनाव न लड़े, मुसलमान वोट लेकिन अनडिवाइडेड रहे, क्योंकि वो अगर एक मुश्त वोट पड़ेगा बाकी जगह तो डिवाइड हो ही जाएगा। वारिस पठान, योर रिस्पॉन्स टू दिस। वारिस पठान आंसर, देन रोहित अग्रवाल। देखिए, सरासर गलत बात है। हम लोग इस मरतबा तो अमीश भाई लड़े नहीं, हम तो पीडीएम का हिस्सा थे। पीड़ित दलित मुसलमान करके जो बहन पटेल ने बनाई थी उसके साथ ओवैसी साहब, तो हम लड़े भी नहीं चुनाव। तो आप लड़िए ना, आप लड़िए चुनाव, और आप जितने भी मुसलमान वोट देता है तो 2 इमामों की हत्या हो गई ना। क्या क्या अखिलेश से चलिए बताइए, अब तक एक ट्वीट नहीं किया। वोट लेना है मगर मुसलमानों के लिए करना कुछ नहीं, क्योंकि आप सिर्फ चाहते हो मुसलमान आपके लिए दरी बिछाए। और रमजान में आएगा, आपके खजूर खिला देंगे, टोपी पहनाएंगे, बाद में साल भर 5 साल तक आप उसको टोपी पहनाते रहेंगे।
अब मुसलमान ने आपको वोट दिया क्योंकि ऑप्शन नहीं है, मुसलमान किसको वोट देगा? हम तो नहीं लड़े ना, MIM तो नहीं कैंडिडेट दी ना, हम तो PDM का हिस्सा थे। बताओ मुझे क्यों नहीं दिया? महाविकास आघाड़ी का मैंने आपको सवाल किया, महाराष्ट्र में 48 में तो हम जीते नहीं दिया मुसलमानों को, क्यों नहीं दिया? जवाब तो दो। अरे मुसलमान एक हिस्सा है ना देश का, और आप तो सेक्युलरिज्म के चैंपियन हो, आप लोग तो अपने आप को सेक्युलरिज्म का चैंपियन रोहित अग्रवाल, महाराष्ट्र में गठबंधन का आप हिस्सा हो महाविकास। रोहित अग्रवाल, ये पूरा खेल एक वोट बैंक का है या कहानी कुछ और है? अमीश जी देखिए, विपक्ष अपनी हताशा को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं मुसलमानों का इस्तेमाल करने का काम कर रहा है। वो निरंतर मुसलमानों का वोट तो चाहता है, पर जब उसके हक की बात होती है तो विपक्ष पूरी तरीके से भाग जाता है। जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं AIMIM के प्रवक्ता से कि आप उत्तर प्रदेश में लड़ो ही मत। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लो, हम आपको हिस्सेदारी देंगे। हिस्सेदारी की बात करो तो ये कहेंगे नहीं, हिस्सेदारी की बात मत करो मुझसे। नहीं, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चाहते हैं कि मुसलमानों को यहां पे हिस्सेदारी ना दी जाए, और जब मुरादाबाद में एक मुस्लिम सिटिंग सांसद की टिकट काट के वहां पे किसी और को टिकट दे दी जाती है, तब भी ये कहते हैं कि साहब हम मुसलमान हितैषी हैं, हमको मुसलमान वोट दे दे। आप ये देखिए, मैं देख रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि अपने पहले वक्तव्य में मुसलमान का नाम लेने को तैयार नहीं थे। उन्होंने हिंदू का नाम ले लिया, सिख का नाम ले लिया, तक कि ईसाइयों का नाम ले लिया, पर मुस्लिम का नाम तक लेके ये राजी नहीं है। और ये पूरी तरीके से देश के अंदर सेक्युलरिज्म को खराब करके और मुसलमानों को डराना चाहते हैं। ये हिंदुओं का डर दिखाना चाहते हैं मुसलमानों को, जबकि आज जो सरकार है वो सरकार निरंतर सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है, और ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं उस सरकार से काट के रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर मुस्लिम हमसे छिटक जाएगा तो हम पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं। ये मुस्लिम पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहते हैं, और इन्होंने मुसलमानों को पिछले 55 सालों में सिर्फ और सिर्फ उनकी दुर्गति करने का काम किया है। देखिए अमीश जी, मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि हमारे रहमो करम पर आप राज्यसभा पहुंचे और आपको 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दी जब लड़ने के लिए। अरे साहब, एक उसमें आप मुसलमान दे देते हैं, अगर बड़ी आपको मुसलमानों की जब बात होती है तब ये ना जाने कहां रोहित अग्रवाल सुन अमीश जी, लेट मी कंप्लीट। देखिए क्या होता है कि जब चवन्नी उछालते हैं आप, तो हेड आता है या टेल आता है, तो चवन्नी को 2 टिकट मिले। उन 2 टिकट में से चवन्नी अगर एक भी मुसलमानों की तरफ पलट जाती तो हमें लगता है कि हम मानते हैं कि रोहित भाई और उनकी पार्टी बड़ी मुसलमानों की हमदर्द है, लेकिन नहीं, ये राज्यसभा समाजवादी पार्टी से बनेंगे, मंत्री वो भी स्टेट मिनिस्टर जाकर के भारतीय जनता पार्टी से बनेंगे, और अगर अभी कोई और मामला आ जाएगा तो हो सकता है उसको छोड़ करके किसी तीसरे अलायंस में चले जाएं। अरे साहब, आप बात करिए उन लोगों की जिनकी कोई राजनीतिक विचारधारा हो, जिनकी कोई सोशल विचारधारा हो। खाली अपॉर्चुनिज्म के बेस पर जो लोग राजनीति करते हैं वो हमको पाठ पढ़ाएंगे कि हमारे साथ हिंदू भाई हैं कि मुसलमान भाई हैं। अरे साहब, समाजवादी पार्टी बिलीव करती है विष्णु पुराण के उस श्लोक में जिसमें कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत् संतति। इस देश में रहने वाला उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो लोग रह रहे हैं वो सब भारतीय हैं, और हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। इसीलिए क्योंकि बार-बार क्योंकि चवन्नी कहा गया, क्योंकि बहुत हार्ड शब्दों का इस्तेमाल किया गया। रोहित अग्रवाल भी जवाब देना चाहते हैं, बीजेपी भी अपनी ओर से जवाब देना चाहती है, क्योंकि एनडीए के घटक दल को यह कहा गया है। रोहित अग्रवाल, 30 सेकंड्स फर्स्ट यू, देन अजय आलोक, आई विल गिव यू चांस। देखिए, स्थिति यही हो चुकी है समाजवादी पार्टी की, वो मानसिक तौर पे दिवालिया हो चुकी है। स्थिति यह है कि वो अपने गठबंधन के सहयोगी को, जो 2022 में जिसकी वजह से 47 से ये 111 पे आ गए, उसके लिए किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या ये संसदीय शब्द है? क्या ये संसदीय शब्द है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां पे प्रयोग कर रहे हैं? परंतु इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी झुंझुलाहट दिखानी है। ये पार्टी ही हमारे रहमो करम से बनी है। चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के इनके नेता को नेता बना दिया, और ये उसके बाद हमको पाठ पढ़ा रहे हैं विचारधारा का। अरे चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चलती हुई पार्टी को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और आप हमसे कहेंगे हमारे तो 9 विधायकों में से 2 मुसलमान हैं। आपको शायद यही दर्द हो रहा है, आपको यही दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको तो शायद 20 सेकंड नहीं
20 मिनट दे दिए जाए, आप तब भी मुसलमान के हक की बात नहीं करोगे। ओके 20 सेकंड, ओके फराज सेकंड, डॉक्टर आजाद करना चाहते हो, आप मुसलमानों को डराना चाहते हो, आप मुसलमानों के ओके रोहित अग्रवाल, यू मेड योर पॉइंट। फराज की 20 सेकंड, बहुत हो गया भाई, परंतु बहुत हो हक गया, नहीं देना बहुत हो चाहते गया। हो। ये आप जिनको चवन्नी छाप कह रहे थे, जिनको चवन्नी छाप कह रहे थे आप, ये उनके लिए बोला। मैंने चवन्नी छाप नहीं कहा, मैंने चवन्नी छाप नहीं कहा, मैंने कहा चवन्नी के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। खैर, अभी रोहित भाई बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी इनके रहमो करम पे, मैं न्यूज 18 के इतने बड़े मन से इनको खुला चैलेंज देता हूं कि बागपत से बिना बीजेपी और विदाउट समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से ये नगर पालिका परिषद का चेयरमैन का चुनाव लड़ करके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत करके दिखा दें। टीवी पर मैनपुरी से सांसद बन के दिखा दीजिए, बिना कांग्रेस, बिना गठबंधन के, बिना किसी सपोर्ट के। मैनपुरी से बिना गठबंधन के सांसद बन के दिखा दीजिए, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं। आपको बैसाखी की आदत पड़ गई है, सांसदी, विधायकी, चेयरमैनी, अरे साहब आपको बैसाखी की आदत पड़ गई है। चुनाव लड़ने हो, आप मैनपुरी से बिना किसी गठबंधन के आप जरा दिखा दीजिएगा। पिछलग्गू के अलावा कुछ भी नहीं। जवाब लेते हैं। ओके ओके डॉक्टर अजय लोग, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं चवन्नी से लेकर सेकुलरिज्म की, और एआईएमआईएम को तो बोल दिया गया कि चुनाव न लड़िए, वोट डिवाइड हो जाएगा। एजेंडा क्लियर है, आप ही मुगालबे में है सबका साथ और सबका विकास की। देखिए एजेंडा बहुत क्लियर है, ठीक है ना, एजेंडा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि एजेंडा क्लियर नहीं है। भाई साहब कह रहे थे चवन्नी हेड और टेल होता है, चवन्नी में तो कम से कम दो तरफ होता है, एक जगह हेड होता है, एक टेल होता है। खोटे सिक्के में तो दोनों चीज़ एक ही होती है, खोटा सिक्का तो आप ही हैं। 17 में 2 लड़के रहे, 19 में अलग हो गए, 22 में अलग हो गए, 24 में 17 में 7 आ गए, वाह, अपने आप को क्या कहेंगे, अठन्नी। इसलिए ऐसे ऐसे लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए राजनीति में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ अमीश, आप याद कीजिए बाबा साहब के संविधान में सेकुलर शब्द था क्या? नहीं था। इस देश के दलित याद करें बाबा साहब का संविधान 1947 से लेकर 1975 तक संविधान में बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल वाजिब बात है आपकी, बिल्कुल नहीं था। और ये बात इस देश के जन जन तक जानी चाहिए कि सेकुलरिज्म शब्द जो है वो बाद में एडिशन किया गया, और कब किया गया एडिशन, इसके बारे में बताइए अजय लोग। 1975 में, yes! 1975 में इमरजेंसी में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये इमरजेंसी में संविधान में सेकुलर शब्द लगाया। आपका डिबेट का सर्कल है वार सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये खुला कम्युनलिज्म है जो 24 में हुआ। खुला कम्युनलिज्म कि मुसलमानों इस्लाम खतरे में है, एक भी वोट इधर से उधर मत करना। ये बागपत की बात कर रहे हैं, बागपत, कैराना, बुलंदशहर, महाराष्ट्र के एरिया में खुलेआम वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, बीजेपी आ जाएगी, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, मस्जिदें जला दी जाएंगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ये बात करते हैं, हम नफरती हैं, सबसे बड़े नफरती चिंटू ये लोग हैं। पूरी की पूरी मुसलमान कौम को बीजेपी को हराने के लिए फोकस। हम तब भी नहीं हारते, अरे 14 में भी तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया हमें, 19 में भी नहीं दिया हमें, हम तो काम करते ही रहे उनके लिए 10 साल तक। 24 में नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता? फर्क ये पड़ा, ये दलितों को समझना चाहिए कि जिस बाबा साहब ने कभी संविधान में सेकुलर शब्द को इस्तेमाल नहीं किया, उनको बीच में जाके इन्होंने डराया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब कुछ हिंदू भाई हमारे बहक गए, ये नहीं बहकेंगे, मुसलमान नहीं बहकता है, हमारे कुछ हिंदू ही बहक गए, यही सच्चाई है। फराज किदवई भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, वारिस पठान भी इस विषय पर कुछ ऐड करना चाहते हैं। ओके ओके वारिस पहले मैं बताया तो फराज किदवई के लिए एक बात, फराज किदवई के लिए एक बात कहने देना। आगे बोलिएगा, फराज किदवई के लिए आगे बोलिएगा, महाराज आगे बोलिएगा फराज किदवई के लिए मैं मौका दूंगा आपको। वारिस पठान जी अभी अजय आलोक ने कहा कि संविधान के अंदर सेक्युलर वर्ड ही नहीं है, आपने भी उनके हाँ में हाँ मिला दिया, सेक्युलर वर्ड ही नहीं है। अमीश भाई, आप संविधान के अंदर का प्रीएम्बल पढ़े हो क्या कभी आपने? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रीएम्बल में जोड़ा गया सेक्युलर, 75 में पढ़ी है। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to it all its citizens. अब बात नंबर 1, अरे प्रीएम्बल में तो है ना, कब जोड़ा गया था? आपका ये अल्फाज है, मैं चाहता हूं अल्फाज नहीं, 1975 में जोड़ा गया। पॉइंट ये है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं जोड़ा था, इंदिरा गांधी ने जोड़ा। अभी इन्होंने कहा 75 में आया, मगर प्रियम्बल में तो लिखा हुआ है ना सेक्युलर अल्फाज। आपने कहा कि बताइए ना, दलितों के सबसे बड़े मसीहा, भारतीय संविधान के फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने संविधान में नहीं लिखा था। कांग्रेस के शासन में, इंदिरा गांधी के शासन ने इमरजेंसी के दौरान ये करा। जवाब दीजिए इस बात का। अगर आज के दौर में इमरजेंसी लगा दी जाए और ये सब कुछ करा जाए, मानेंगे आप? पार्लियामेंट के अंदर
जिस पार्लियामेंट में उठाकर चुना मोदी जी ने, वो क्या वो कांग्रेस का बनाया हुआ संविधान था या बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान था? जवाब दीजिए मुझे। बिल्कुल मोदी बिल्कुल, जी जो संविधान है उसको तो मानना पड़ेगा। नहीं, वहां पे जब गए, जो संविधान उठाया, एक मिनट बीच में काटना नहीं, जो संविधान को मोदी जी ने उठा के ऐसा लगाया, मस्तक किया, उसको वो संविधान कांग्रेस का दिया हुआ था या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान था। ये उनके प्रवक्ता नहीं मानते, कोई इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा। आपने बोला अमीश देव को आपने गलत शब्द रखा। 1975 में इंदिरा गांधी कांग्रेस के शासन ने सेकुलरिज्म के शब्द को इंट्रोड्यूस करा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। अब बताइए सही है गलत? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो सेकुलर शब्द नहीं डाला था ना, इंदिरा गांधी ने डालवाया ना, आया ना? बोलिए वारिस भाई। अच्छे के लिए डाला के बुरे के लिए डाला? सुनिए सुनिए अब देखिए, अब देखिए अम्बेडकर साहब को तो पता था भारत सेकुलर है और भारत सेकुलर रहेगा अधिकाल तक। पब्लिक के सामने तो मोदी जी उसको चूमते हैं, मगर जब उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आती है तो उनके प्रवक्ता संविधान को मानते नहीं है और आप एंकर बन के उनको सपोर्ट कर देते हैं बीजेपी के। मैं मिसकोट नहीं कर रहा, मैं फैक्ट को रख रहा हूं। आगे भी यही होगा, मैं फैक्ट को रख रहा हूं। जब संविधान अगर मेरा को फैक्ट खत्म गलत है तो करने मुझे की पकड़िएगा। कोशिश की 1975 में सेकुलरिज्म आया, मेरा फैक्ट सिर्फ ये खड़ा होगा संविधान को बचाने के लिए। संविधान को बचाने के लिए हम लोग सब आगे आ जाएंगे। ओके, डॉक्टर अजालो, वारिस पठान और ये लोग, ये सब लोग कितना आगे आएंगे ये टीवी डिबेट में दिख रहा था अभी, जब एआईएमएम और समाजवादी पार्टी में अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। अरे एक मिनट वारिस पठान, संविधान को बचाना, देश को बचाना बड़ा है, देश को बचाने के लिए, देश को तो बर्बाद करने में 1 मिनट का कसर नहीं लगाएंगे। ये नाम में मुसलमान रख के बात सेकुलरिज्म की कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं फालतू की बात। दूसरी बात मैं ये बताता हूं, बहुत जल्द आने वाला है समय, अपनी हैसियत, अपना वजूद तो बचा लिया 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर, लेकिन अब वजूद खड़ा हो गया है। और जब वजूद खड़ा होता है तो आदमी में बड़ा बनने की बीमारी होती है, ठीक है ना। अखिलेश यादव जो आ रहे हैं पार्लियामेंट में, ये बड़ा बनने की बीमारी है। और ये देखिएगा, ये बड़ा बनने की चाहत ऐसी रहेगी, ये कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पर यात्रा निकाल रही है, धन्यवाद यात्रा, ये भी बड़े बनने की चाहत है। इन दोनों की जब बड़ा बनने की चाहत होगी ना, तब देखेंगे इस देश का मुसलमान समाजवादी पार्टी में जाता है या कांग्रेस पार्टी में जाता है। और हिंदुओं को यह समझने की जरूरत है इस देश में, मैं खुलेआम कहता हूं, हिंदुओं को इस देश में समझने की जरूरत है कि देख लीजिए चुनाव का परिणाम और देख लीजिए रिजल्ट और दुनिया देख लीजिए। नहीं जागिएगा, ये दलित, संविधान, आरक्षण इसी तरह से बहकाएंगे। गरीबों को समझने की जरूरत है। लेकिन आप तो खुद अयोध्या आ गए, आप तो राम की नगरी, आप तो राम, आपके पास पहुंच रहा राम की नगरी अयोध्या आ गए, पहुंच रहा है, मोदी जी दे रहे हैं। आप तो राम की नगरी अयोध्या आ गए, हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देख रहे हैं। आप तो राम की नगरी अयोध्या आ गए। अरे अयोध्या में 6 विधानसभा हार गए, बिल्कुल हार गए। हम तो कह रहे हैं कि हार गए। मैंने क्या बोला कि कुछ हिंदुओं को भी भटकाया गया कि संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और हमारे हिंदू भाई कुछ बहक गए। उन बहके हुए को हम ठीक करेंगे कि हम दोषारोपण करेंगे? हम दोषारोपण नहीं करेंगे, हमारी कमजोरी है। हमने बहकने क्यों दिया? हम नैरेटिव क्यों नहीं बना पाए? हमारी कमजोरी है, मैं मानता हूं इस चीज को। अगले 5 साल इस पे काम करना है मुझे। नहीं तो ऐसे लोग बार बार सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़ के आएंगे और हिंदुओं को भड़काएंगे, और मुसलमान तो रहेगा एकजुट, उसको बीजेपी को हराना है। वो नैरेटिव दूर करने के लिए मुसलमानों में शिक्षा बढ़ानी पड़ेगी, उनका लेवल बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम तो ये भी देखते हैं, इतने सारे शिक्षित मुसलमान हैं, लेकिन तभी वो आतंकवाद का रास्ता पकड़ लेते हैं, जिहाद का रास्ता पकड़ लेते हैं। हमने पूरे विश्व में देखा। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, द ग्रेट इंडियन सेकुलरिज्म इस कार्यक्रम का नाम है। आपने एक ट्रेंड सुना होगा, ऑल आइज ऑन राफा। ओके, ऑल आइज ऑन मुसलमान है, जो आतंकवादी है, अभी भी कोर्ट ने रिहा नहीं किया है, अभी तक बाइज्जत बरी नहीं किया है। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मैं आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, आतंकवाद का थप्पा लगा हुआ है। वो सब मुसलमान है क्या? यही मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लोग शांत, ये बदनाम नहीं कर रहे हैं। यूएन का आंकड़ा है भाई, जाके देख लीजिए। यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा है, वही बदनाम कर रहे हैं। अरे आपने कहा कि मुसलमान आतंकवादी, मुझे बताइए ना कितने? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुसलमान है, कर्नल पुरोहित मुसलमान है, नरसिंह जिसने वो बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया था वहाँ पे मुसलमान था। ज्यादा प्यार है कि मुसलमान चला अपनी गाड़ी को। एक एक करके। ओके, अजय लोग शांत। अरे आप मुसलमान है, उसको ज्वाइन कर दो। अरे भाई साहब,
कोई भी देश का मुसलमान ने आतंकवादी घटना को समर्थन नहीं दिया। हमने भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर में हो उसकी भी हम खंडन करते हैं, अच्छा। निंदा करते हैं। कांग्रेस जवाबदारी तो मोदी जी की है, जवाबदारी तो अमित शाह की है। जब आपने कहा आर्टिकल 370 हटा देंगे तो सारा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। समर्थन नहीं किया सिमी का केस लड़ने के लिए, आपके नेता गए थे, आपने समर्थन नहीं किया गवर्नमेंट का। अजय आलोक सिमी को आप राष्ट्रभक्त संस्था बताते थे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, असउद्दीन ओवैसी, सिमी का समर्थन क्यों हुआ, पीएफआई का समर्थन क्यों हुआ, सिमी और पीएफआई का समर्थन क्यों हुआ? किसने किया? देश विरोधी काम कर रहे थे तो किसने किया? वारिस पठान, किसने किया समर्थन? नेताओं ने करा। हमने तो हमेशा से सिमी का समर्थन आपके नेता ने किया, असउद्दीन ओवैसी ने किया। बगदादी को हेलो डॉग कहा था, जानूम का कुत्ता कहा था हमने तो बगदादी को। मुझे फराज किदवई के पास जाना पड़ेगा। फराज किदवई, ये प्रोग्राम का नाम मैंने इसलिए रखा था ग्रेट इंडियन सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म का परिचायक है कि अल्पसंख्यकों में हमें सरदार नहीं दिखते, हमें बौद्ध नहीं दिखते, हमें क्रिश्चियन नहीं दिखते, हमें पारसी नहीं दिखते, हमें सिर्फ एक ही वर्ग दिखता है। क्यों? क्योंकि इस देश में दूसरी बड़ी आबादी है। ये तो ग्रेट इंडियन सेक्युलरिज्म ही है ना। भारत में हिंदुओं के बाद अगर दूसरी बड़ी आबादी किसी की है तो वो मुसलमानों की है, बाइज्जत है। लेकिन अगर हमें अल्पसंख्यक देखना है तो खरी मुसलमानों में क्यों देखते हैं हम पारसी में क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं देखते हम जैनों में? क्यों नहीं देखते हम बौद्धों में? क्यों नहीं हम देखते एंटरप्रेन्योरल कौम जो कि सिख भाई हैं हमारे, उनको क्यों नहीं देखते हम? इस सरकार में भी कई अल्पसंख्यक मंत्री हैं, लेकिन उनकी गिनती नहीं है कुछ, क्योंकि मुसलमान नहीं है तो कुछ है ही नहीं जी। ये कब तक चलेगा? मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा अमीर जी। आपने बिल्कुल ठीक बोला। मेरा एक फैक्ट चेक करेक्ट कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से कितने सांसद, मुसलमान तो छोड़ दिए, मुसलमान को तो ये बोल रहे हैं आतंकवादी होता है अजय आलोक जी, कितने सिख एमपी हैं, कितने ईसाई एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी से? मैं आपके थ्रू जानना चाहता हूं। मेरा डेटाबेस थोड़ा कमजोर है, मुझे नहीं पता। और दूसरी बात, अगर इंदिरा गांधी जी से इतना ही ऑब्सेशन है अजय आलोक जी और उनकी पार्टी को, तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आपकी हैसियत है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लाए, समाजवादी पार्टी आपका समर्थन करती है, लाइए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस, अगर आपको इंदिरा गांधी से इतना ही ज्यादा ऑब्सेशन है। ओके, डॉक्टर अजय आलोक सुनिए अमीश जी, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, 30 सेकंड रिबटल इज अलाउड। ओके, 30 सेकंड रिबटल। डॉक्टर अजय आलोक, इनकी जानकारी के लिए इनको बता दीजिए कि हरदीप पुरी सिख हैं, मंत्री। एमपी तो बहुत दूर की बात है। जॉर्ज कुरियन केरला से मंत्री हैं, ईसाई हैं। जान जाइए अच्छे से, जानने के लिए जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। और दूसरी बात, पीओके को हम लेके आएंगे। पीओके के बारे में तो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था, लोकसभा के अंदर। पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, जान लड़ा देंगे, पीओके नहीं छोड़ेंगे। और आज जो पीओके में स्थिति है ना, वहां तो मुसलमान ही है ना, क्यों वो भारत के साथ आना चाहते हैं? ओके व्यूअर्स, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये ऑल आइज ऑन राफा। मैं अपने युवा मित्रों से बात कर रहा हूं, अपने युवा साथियों से बात कर रहा हूं, इस देश की यंग जनरेशन से बात कर रहा हूं। ऑल आइज ऑन राफा के बारे में आपको ट्वीट करना है, इंस्टा स्टोरी डालनी है, फेसबुक पे लिखना है, लिखिए, कोई गुरेज नहीं है, लिखिए। लेकिन पता तो करिए कि वो ऑल आइज ऑन राफा वाला जो राफा है वो है कहां, उसका आपसे क्या वास्ता है। लेकिन माता वैष्णो देवी के दरबार तो आप जाते होंगे, सुना तो होगा, जाते नहीं होंगे। आपके माँ बाप तो माता वैष्णो देवी को मानते होंगे। वहां 40 श्रद्धालु जा रहे थे, 9 की आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी। वो 40 लोगों के बारे में भी थोड़ा लिखिए। ऑल आइज ऑन मां वैष्णो देवी जरूर लिखिए। अपने देश के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, उसके बाद राफा बाफा के बारे में सोचिएगा। ये मेरा निवेदन है। और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि एक ट्रेंड फॉलो करते हैं हमारे देश के वो युवा। मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं। कृपया करके थोड़ा दिमाग लगा के काम करेंगे तो बेहतर होगा। आप समझदार हैं, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं। बहुत बड़ी खबर आ रही है। शरद राव पवार ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि 4 महीने में हमारी सरकार आ रही है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और हम किसानों की समस्या को हल कर देंगे। 4 महीने में इंडिया की सरकार आ रही है। शरद राव पवार की यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। डॉक्टर अजय आलोक क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस, शरद राव पवार का बयान। 4 महीने के बाद हमारी सरकार आ रही है इंडिया अलायंस की। अमीश, मैंने आपको कहा था ना चुनाव के पहले ही कि मुझे लगता है कि अवसाद के मरीज बढ़ने वाले हैं, हॉस्पिटलों में बेड की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। 4 तारीख के बाद जब से रिजल्ट आया है
ये सब कुछ वैसा ही वैसा हो रहा है। चुनाव हार गए, फिर कहते हैं कि हमने बीजेपी को हरा दिया, हमारी जीत है, हम जीत गए। सरकार हम बना रहे हैं, जश्न वो मना रहे हैं कि हम जीत गए। तो सबका कहानी गड़बड़ हो गया। पूर्ण बहुमत की सरकार है, बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं। जिस दिन हम बहुमत साबित करेंगे, जिसमें जो सत्ता पक्ष है वो भी खुश है, विपक्ष है वो भी खुश है, और ईवीएम भी खुश है कि मेरे पे कोई दोषारोपण नहीं हुआ फाइनली। ओके, लेकिन क्या आपको लगता है वारिस पठान 4 महीने बाद सरकार बदल रही है, जो शरद राव पवार कह रहे हैं, कद्दावर नेता है? देखिए अमीश भाई, बिल्कुल अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने हैं। अब चुनाव के अंदर सबको लग ही रहा है बिल्कुल कि बीजेपी को हराना है। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि बीजेपी जब से आई है उन्होंने तो मुसलमानों के खिलाफ एक जंग से छेड़ दी है, खाने पीने से नफरत सबसे। अभी देखिए ना, चुनाव हारने के बाद क्या हो रहा है, बुलडोजर चला दिया लखनऊ के अंदर, अकबर नगर में कोई आवाज नहीं उठा रहा है। यहाँ पे समाजवादी के प्रवक्ता बैठे हुए, उनसे सवाल पूछ के थक गया, मगर मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। फराज़ भाई शार्प रिएक्शन, लोग रह रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं या कोई गेम प्लान किया जा रहा है? लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ओके, फराज़ भाई 30 सेकंड्स। अमीश जी, अमीश जी 2 चीजें हैं। अजय आलोक जी को जब हॉस्पिटल के बेड बढ़वाने चाहिए थे कोविड काल में, तब तो हॉस्पिटल के बेड नहीं बढ़वाए, अब ये हॉस्पिटल के बेड बढ़वाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, देखिए शरद पवार साहब एक बहुत ही सीजन नेता हैं। मैंने एक शो में अभी 3 दिन पहले बोला था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा नेता, जो कि एक स्टेट्समैन भी था, उसने एक सरकार चलाई 13 दिन, दूसरी सरकार चली 13 महीने, तो ये तीसरी सरकार 13 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल पाएगी। अब 13 हफ्ते जब अटल जी ने 5 साल अपना फुल टर्म भी पूरा करा था, शायद आप भूल गए। रोहित अग्रवाल, ये इंडिया अलायंस वाले को क्यों लग रहा है कि सरकार बदल रही है 4 महीने बाद, जब 292-94 सीटें आपकी? देखिए ये मुगालते में है अमीश जी, देखिए इंडिया गठबंधन वाले मुगालते में हैं, और इन्होंने जनता को धोखा देके, झूठ बोल के इन्होंने अपने आप को विपक्ष के रूप में मजबूत कर लिया है। परंतु मुझे लगता है जिस तरीके से खुशी मना रहे हैं, ये विपक्ष के रूप में बहुत खुश हैं, और ये विपक्ष के रूप में ही रहना चाहते हैं, और जनता इनको पुनः कह रहे हैं विपक्ष के रूप में बहुत खुश है। वैसे जिस तरह का जश्न मन रहा है, विपक्ष के रूप में खुश है। लेकिन वक्त एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज पर एक बड़ी खबर के साथ मैं वापसी कर रहा हूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का गुरुवार एडिशन। बहुत विशेष सूचना, पूरे देश में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। सूर्यदेव मानो अग्नि वर्षा कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि घर से बाहर निकले तो धूप जलाती है, और घर में रहो तो आग लगने का डर लगता है। जी हां, आग लगने का डर। आजकल हर रोज कहीं ना कहीं घरों में आग लगने की बहुत दुखद खबरें आ रही हैं, देखने को और सुनने को मिल रही हैं। आग लगने का एक दर्दनाक हादसा कुवैत में भी हुआ। वहां की एक बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई, और इस हादसे में 49 भारतीयों की जान चली गई। इनमें से 43 भारतीय थे लगभग। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर घर आग की चपेट में आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा एसी की वजह से सामने आ रही हैं, इसलिए एयर कंडीशनर को चलाते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि टेंपरेचर 24 डिग्री से ऊपर रहे। इससे कंप्रेसर और पर कम लोड पड़ेगा, वो ओवरहीट नहीं होगा। एसी को लगातार ना चलाएं, और हर 2 घंटे बाद कुछ देर के लिए बंद कर दें। आउटडोर यूनिट को सीधे सनलाइट में ना रखें। आउटडोर यूनिट ऐसी जगह में रखें जहां से हीट आसानी से बाहर निकल सके। एसी का फिल्टर लगातार साफ करें, और हर 600 घंटे के बाद एसी की सर्विस जरूर कराएं। एसी के अलावा वॉशिंग मशीन और फ्रिज भी घर में आग लगाने के कारण बन सकते हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ध्यान जरूर रखें। फ्रिज के दरवाजे अच्छी तरह से सील्ड हो, दरवाजे खुले रहेंगे तो ठंडक बाहर निकलेगी, तो कंप्रेसर पर और लोड बढ़ जाएगा। वॉशिंग मशीन अगर आपकी बालकोनी में है, बाहर है तो बेहतर है, लेकिन अगर दिन के वक्त उसे कम चलाएं, और एक बार के कई राउंड वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करने से बच जाए। यानी जो बार बार चलाया जाता है, एक ही दिन में सारे कपड़े धो लें, ना करें। वॉशिंग मशीन में कपड़े ज्यादा भरकर ना चलाएं, इससे मोटर पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। घर के कई अनयूज्ड प्लग्स होंगे, स्विच होंगे, उनका ध्यान रखें। पीएनजी या एलपीजी गैस का रेगुलेटर को बार बार चेक कर सके, और काम बंद होने के बाद उसे बंद कर दे। और अब सवाल आता है कि घर में अगर आग लग गई तो क्या करें। तो यह भी जान लीजिए कि पानी से आग नहीं बुझानी है।
आपको अपने पास फायर एक्सटिंग्विशर रख लेना है, यानी आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसको रख लेना है और मेन स्विच को ऑफ कर देना है। बाकी तो भगवान आपकी जरूर रक्षा करे, किसी के घर पे ऐसी त्रुटि ना आए, लेकिन ये मेरा आपसे निवेदन है और ये बहुत जरूरी जानकारी है और ये आपको जरूर अपनाना चाहिए।